हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास तक इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पढ़ा है। अभी इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक्स ऑफ डीप लर्निंग बताने की कोशिश करूंगा, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि न्यूरॉन्स क्या हैं, न्यूरॉन्स में क्या ऑपरेशन होता है और किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क को बिल्ड करते हैं। हमें लास्ट टाइम पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास न्यूरल नेटवर्क्स नहीं होते हैं, वहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं होते हैं। इट इज़ अ लर्निंग मॉडल। हियर ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ लर्निंग मॉडल बट इन अ डिफरेंट फैशन। सो होता ये है कि लेट से हमारे पास ये इनपुट है, ये हमारे पास एक इनपुट इंटरफेस है P, ये हमारे पास कोई इनपुट है Q और ये इनपुट है लेट से कोई R, और ये इनपुट हमारे एक हिडन लेयर्स में जा रहा है, हिडन लेयर्स में जा रहा है और इन हिडन लेयर्स में इसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, अभी क्या प्रोसेसिंग हो रही है उसको हम पढ़ेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। ये कुछ इस तरह से लेट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहली हमारी इन लेयर है इनपुट लेयर, फिर हमारे पास है हिडन लेयर, और इस हिडन लेयर में एनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आर पॉसिबल, एनी number of neurons and any number of hidden layers are also possible. Okay, so I can have like this any number of hidden layers. ये कुछ ऐसे hidden layers हो सकती हैं और ये आपस में ऐसे connected हो सकते हैं, ठीक है, और आगे भी इस तरह से connected होंगे। लास्ट में जाके कुछ हमारे पास इस तरह से आउटपुट लेयर होगी, आउटपुट लेयर, और वो हमें एक आउटपुट जनरेट करके देगी। दैट आउटपुट कैन बी अ प्रेडिक्टेड वैल्यू विच कैन बी अ कैटेगरी और विच कैन बी अ कंटिन्यूअस वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व। अब ये हमारे पास जो पूरा बना ये एक नेटवर्क है। दिस इज वन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? बेसिकली डीप लर्निंग इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर ब्रेन मॉडल। जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है, लेट से ये इनपुट लेयर में हमारे पास आईज हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था। ये हमारे पास लेट से आईज हैं और ये हमारा ब्रेन प्रिडिक्ट करके बता रहा है कि जो आईज ने पिक्चर देखी है वो पिक्चर किस चीज की है, क्या वो डॉग है और कैट है। तो हमारे पास कुछ फीचर्स होंगे जिसके बेसिस पे हम इसको बताएंगे, और ये फीचर्स न्यूरल नेटवर्क डिसाइड कर रहा है कि वो कैसे, और ये फीचर्स देख के न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो इसको मिमिक करने की कोशिश करी है हमने। हमारे दिमाग में जो काम हो रहा है, न्यूरॉन्स, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स लर्न कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं, वही हमने मॉडल बनाने की कोशिश करी है। अब ये काम कैसे करते हैं? सो दिस वन एंटिटी इज वन न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। ऐसे ही लेट से ये एक अलग न्यूरॉन है, ये अलग न्यूरॉन है, और ऐसे ही हमारे पास इसमें हजारों लाखों न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है? बेसिकली न्यूरॉन्स इन डीप लर्निंग मॉडल आर नोड्स। दिस इज वन नोड थ्रू विच डेटा एंड कंप्यूटेशन फ्लो। ये हमारे पास क्या था? इनपुट फीचर्स थे, ये इनपुट फीचर्स थे जो हमारे इनपुट लेयर में गए और वहां से हमने कुछ वेट्स असाइन करे। दिस कैन बी W1, दिस कैन बी W2, दिस कैन बी W3, एंड लेट से यहां से भी ये W21, W22 और इस तरह से डिफरेंट वेट्स हैं ये, ठीक है। तो न्यूरॉन्स वर्क लाइक दिस, दे रिसीव वन और मोर इनपुट सिग्नल्स, एक से ज्यादा इनपुट सिग्नल भी हो सकता है। These input signals can come from either the raw data set or from neurons position at the previous layer. देखो फर्स्ट लेयर में तो क्या हो रहा है, इस लेयर में ये इनपुट डेटा कहां से ले रहा है? हमारे इनपुट लेयर से। ये इनपुट लेयर है जो फीचर्स हैं। और अगर हम सेकंड हिडन लेयर में देखेंगे तो ये सेकंड लेयर में जो न्यूरॉन्स हैं वो इनपुट कहां से ले रहे हैं? उसके प्रीवियस इनपुट न्यूरॉन लेयर से, फ्रॉम प्रीवियस पोजिशन इन पोजिशन न्यूरॉन्स ऑफ द न्यूरल नेट। तो इस तरह से हम न्यूरॉन से न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं। दिस इज अ जनरल आइडिया ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ न्यूरल नेटवर्क। और ये न्यूरल नेटवर्क लर्न करता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइक अ चाइल्ड लर्न एंड रिकॉग्नाइज थिंग्स। क्या करते हैं बचपन में जब बच्चों को पढ़ाते हैं
तो उनको पहले समझाते हैं कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ डॉग और दिस इज एप्पल, और बच्चा उसको कई बार गलती करता है, कई बार उसको रिपीट करता है और धीरे धीरे लर्न करता है कि जिसके 4 पैर होंगे, जो भौंकता होगा वो एक डॉग है, या वो लर्न करेगा जो रेड कलर का होता है और उसकी कुछ शेप डिस्क्राइब करेगा तो उसको हम एप्पल बोलते हैं, वो एक फ्रूट है। तो इस तरह से वो लर्न करने की कोशिश करता है धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। तो इसी तरह से हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर हम अपने न्यूरॉन्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन एम्बेड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो क्या है और उसको हम आउटपुट में कैसे देना चाहते हैं। दैट इज डीप लर्निंग। ओके, why deep learning? Because these layers of neurons in hidden layers can be any number of layers, and it can goes deeper and deeper and deeper, and you can basically have one layer also, or you can have 100 layers also. That depends completely upon the problem which we're trying to solve. Okay, so ये basic structure है किसी neural network का। तो अब let's say एक simpler version ले लेते हैं इसका। ये हमारे पास let's say input layer है और इसमें हमने अपना इनपुट दिया लेट्स से x, y एंड z, और मे बी वी कैन राइट x1, x2, x3. These are our input features, and let's say for simplicity I have only one neuron in the hidden layer. This is my hidden layer and I have only one neuron for simplicity, just to tell you how hidden layer works. And ये हमारा आउटपुट दे रही है आउटपुट लेयर को, ये हमारा आउटपुट लेयर हो गया और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। और इसमें हमने कुछ वेट्स डिफाइन कर दिए, लेट्स से W1, W2, W3 एंड लेट्स से ये W4। ये वेट्स क्या है कि हाउ मच वेटेज यू वांट टू गिव टू दिस फीचर, हाउ मच वेटेज यू वांट टू गिव टू दिस फीचर एंड दिस फीचर। So basically these weights are defined according to the features which we want to give more weight. We will give W1 as a more weight. Probably this feature X2 is not very much required, or maybe only 10% is required. Maybe in sales customer feedback is required much more than the employees feedback. Probably I am not saying that employees are not important, but for an example, so we will give this as less weightage and this as more weightage according to that. So input layer से ये weights और हमारे inputs जाएंगे, तो हमारे पास में एक step बनेगा, step 1। सबसे पहले step क्या होगा, इस न्यूरॉन पे it will try to find out W1 x1 plus W2 x2 plus W3 x3. So this input feature multiplied by with this weight, this input feature multiplied by this weight, and this input feature multiplied by this weight. So it becomes summation of from I equal to 1 to n, where n is the number of input features, that is 1, 2, 3 in our case. And what we are trying to do is xi into wi. Xi is our input feature and wi is our weight of that particular input feature. Okay, and we also add some bias. I will talk about this bias later, but we try to add some bias also to our output of this, and let's call it as z. So यहाँ पे हमारे पास ये z मिल गया। Now we want to activate this neuron. Activate this neuron means, let's say we have some threshold value. अगर हमारा जो z की वैल्यू आई वो इस थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगी, तभी हम इस न्यूरॉन का आउटपुट कंसिडर करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, अदरवाइज हम इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम इसको रहने देंगे। तो उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, एंड देयर आर मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस। सो एक्टिवेशन फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, व्हाट आर एक्टिवेशन फंक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। बट अंडरस्टैंड व्हाट इज द नीड ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास में और भी न्यूरॉन्स होते, और लेट्स से ये 10 न्यूरॉन्स होते, सो सारे के सारे तो रिक्वायर्ड नहीं है। लेट्स से उन 10 में से कोई 2 या 4 न्यूरॉन्स हमें रिक्वायर्ड हैं जिनकी वैल्यू इफेक्ट करेगी हमारे आउटपुट को।
तो हम उनको एक्टिवेट करेंगे और बाकियों न्यूरॉन्स को हम एक्टिवेट नहीं करेंगे। एक्टिवेशन फंक्शन एक्ट एज अ कैटलिस्ट। जैसे केमिस्ट्री के अंदर किसी केमिकल के अंदर अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। व्हाट हाउ इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सो एक्टिवेशन फंक्शन विल एक्टिवेट दैट न्यूरॉन, ओके, if the value is above some threshold, for example, and if the below threshold, then it is deactivated. So what we do is, let's say this is Z we got, and after that in step number 2 we apply the activation function. Let's say this I am calling as F, okay. So we will apply F on Z. So this is our activation function. And we can say that if, let's say, f of z is greater than 0.5, for example, then answer is, let's say, 1, and if it is less than 0.5, let's say answer is 0. So these are our categories. Let's say we want to divide it into binary classification. So this is how we can classify our data, and these are the activation functions we can apply, and there are a lot of activation functions, okay. So now here see this, let's say हमने यहाँ पे जो आउटपुट निकाला 0 वो गलत था। let's say ये आउटपुट हमारा गलत आया, हमारा आउटपुट आना चाहिए था 1 बट आउटपुट आया 0 which is wrongly predicted. So what we will do is we will try to go back and we will try to change these weights, क्योंकि हमने शुरुआत में जिसको let's say ज्यादा वेटेज दे दी उसको कम देनी थी और जिसको कम वेटेज दे दी उसको ज्यादा देनी थी। तो we will try to update these weights, okay. So by updating these weights, probably after that whatever value we will get this, and after that what we apply is activation function. It may give, instead of 0 it may predict it 1, which is correct now. So if we go back and update the weights, that is called back propagation. And when we are calculating the values by using these weights, we are not updating. When we go from left to right, we are not updating the weights. We are doing step 1 and step 2. That is called forward propagation. Okay. Now when we have predicted, let's say 0 instead of 1, so after forward propagation we will go back and update this weight, or this weight, and then again we will do the forward propagation. So when we are updating the weights by going back, that is called back propagation, and when we are calculating step 1 and step 2, that is forward propagation. And this one whole cycle is called one epoch. So what is happening in one epoch? You are going forward and predicting the value, then going backward for updating the weights. That is one epoch, okay. So that basically when you do multiple epochs, you are trying to increase the learning rate, because after updating the weights, after doing 10, 20 or maybe more epochs, then only you will get the ऑप्टिमल वेट्स। जब आपने शुरुआत में वेट्स को इनिशियलाइज किया वो ऑप्टिमल नहीं थे, उनको ऑप्टिमल करने के लिए आपको अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के लिए आप यूज करते हैं बैक प्रोपोगेशन, ओके. सो व्हाट हैपन इज अपडेशन ऑफ वेट्स बाय यूजिंग बैक प्रोपोगेशन, एंड ट्रिगर ऑफ न्यूरॉन्स आर डन बाय यूजिंग weights. So basically in step 1 this whole equation is having weights, weight 1, weight 2, weight 3. So weights play a very important role in finding out this Z, and on the basis of this Z only we are finding out the neuron is activated or triggered or not. So what is we are doing? Trigger of which neuron will be activated is decided by weights, and updation of weights by using back propagation, okay. So I think you have got an idea what is the structure of a neural network, what are neurons, what is back propagation, what is forward propagation, and what we do at a neuron.
So at a single neuron, we are doing step 1 and step 2. If the activation function is triggered, then we are going, let's say, according to the threshold value, we are predicting the different values. And if the answer is not correct, then we do the back propagation to update the weights, and that is counted as one epoch. And for multiple epochs, at some point of time, the weights are getting optimal and we get the model trained at the optimal point. Okay, so in next video I will talk about the activation functions and different types of activation function. So there are different types of activation functions, like step function, which is a very basic activation function. There is another activation function, sigmoid. There is one activation function like ReLU and leaky ReLU. So one is step function, very basic one. Then we have sigmoid, then we have ReLU, and there are some disadvantage of the previous one, so we got the next one. There is some disadvantage with step function, so we got sigmoid. There is some disadvantage with sigmoid, then we got ReLU, and then here also some disadvantage and we got leaky ReLU, and there are other activation functions also. We will talk one by one in the next videos. Thank you.